वो पानी जुम्बिश करता हुआ अब मेरे पैरों के नीचे पहुंच गया था। खोलता हुआ पानी था जिसमें से बुलबुले उबल पड़े थे और एक बार फिर मेरे अब पैर जलने लगे थे। खोलते हुए पानी से अब भाप निकलने लगी थी, इसमें बुलबुले भी थे। मैं अब अपनी जगह पर उछलने लगा था क्योंकि मेरे पैर बुरी तरह से झुलस रहे थे, बुरी तरह से जल रहे थे, क्योंकि कोई मामूली सा पानी नहीं था बल्कि ये उकलता हुआ खौलता हुआ पानी था। लेकिन उछलने से मुझे और ज्यादा तकलीफ होने लगी और ज्यादा परेशानी होने लगी। जैसे ही मेरे पाँव जमीन पर पड़ते और पानी के छींटे पाँव की लगने की वजह से बुलंद होते तो बदन के हिस्सों पर वो पानी के छींटे पड़ते और बदन के हिस्सों पर भी जलन महसूस होती, क्योंकि खौलता हुआ पानी जैसे ही बदन पर पड़ता तो छाले जैसे उठने लगते और बदन जलने लगता था। मैंने भी हिम्मत की, अपने दांत भींचे और उस खोलते हुए पानी में ही अब मैं आगे बढ़ने लगा था, क्योंकि मुझे पता था ये गज महाराज का कोई ना कोई छल है, कपट है और इससे आगे निकलना है तो इन परेशानियों का सामना तो मुझे करना ही होगा। इसलिए मैं दांत भींचकर आगे बढ़ने लगा। पानी बुलंद से बुलंद होता चला जा रहा था और उसका खोलना मेरे पैर में तकलीफ दे होता जा रहा था। मैं बहुत हद तक तो बर्दाश्त कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पानी से आग के शोले निकल रहे हों। पानी की भाप जो थी वो जिस्म के रुएं रुएं को झुलसा रही थी। वहां से जाने की या वहां से फरार की कोई भी राह, कोई भी रास्ता मेरे सामने मौजूद ही नहीं था। पानी का तूफान था जो बढ़ते जा रहा था। मैं अपनी कुव्वते बर्दाश्त को खो बैठा और उसके बाद तो मानो मैं अपना आपा भी खो बैठा, क्योंकि अब मेरे हलक से चीखें निकलने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में था और अब मैं चीख चिल्ला भी रहा था। मैंने अब दौड़ना शुरू कर दिया। चिल्ला चिल्ला कर मैं दौड़े जा रहा था, चीखे जा रहा था। मेरे दिमाग पर अब दीवानगी सवार हो चुकी थी, लेकिन उस खोलते हुए पानी ने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। पानी लगातार मेरे पीछे ही था, मेरा पीछा वो भी नहीं छोड़ रहा था। फिर काफी समय तक लगातार चलने के बाद भी मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद लगातार जब मैं चलता रहा तो मुझे कुछ घास नजर आई। पता नहीं ये मेरी नजरों का धोखा था, मेरे दिमाग का वहम था, या फिर ये सच में कोई घास थी। मैं दौड़ता हुआ उछलकर उस घास पर जा पहुंचा और पानी अब पीछे रह गया। वो खौलता हुआ पानी जो मेरे पांव झुलसा रहा था वो पीछे का पीछा रह गया और मैं आकर उस घास पर खड़ा हो गया था। जो तकलीफ मुझे अपने पूरे जिस्मो वजूद में महसूस हो रही थी उसने मेरे सारे होशो हवास छीन लिए थे। घास पर उछलकर जैसे ही मैं कूदा था तो मैं गिर गया और गिरते ही मैं अपनी तकलीफ से निजात भी पा गया था। मैं बेहोश हो गया था। शायद गज्जू तेली के यानी गज महाराज के उस नर्क में अब मैं बेहोश हो चुका था। इस जहन्नम में सूरज भी नहीं डूबता था, न जाने क्योंकि कितना वक्त हो चुका था। आंख खुली तब भी सूरज को मैंने अपने सामने ही पाया। यहाँ पर मैं काफी समय गुजार चुका था, लेकिन सूरज डूबने को तैयार ही नहीं था। सूरज यहाँ पर नहीं डूबता था और रफ्ता रफ्ता उसके बाद आगाही के दरीचे खुलने लगे। मुझे बहुत चीजें वहाँ पर अब समझ में आने लगी थी। गुजरे वाकयात जब होश में आते ही मुझे याद आए तो मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैंने दहशत भरी नजरों से अपने पैरों की जानिब देखा, क्योंकि जिस तरह खोलते हुए पानी में इन पैरों से मैं चलकर आया था, मेरा ख्याल था कि मेरे पैर बुरी तरह जलकर खाक हो गए होंगे या फिर इतने झुलस गए होंगे कि मैं अब चलने के काबिल नहीं बचा होऊंगा। लेकिन ना मेरे बदन में कोई सोजिश थी, कोई जलन थी, ना ही पैरों में आबले यानी पैरों में कोई छाले भी नहीं थे, ना ही पैर झुलसे हुए थे। जैसा मेरे यहाँ आने से पहले पैर थे वैसे ही अभी भी मौजूद थे। अलबत्ता मैंने फिर इधर उधर देखा कि मैं हूँ कहाँ। थोड़े फासले पर उभरी हुई जमीन और यहाँ पर ये साफ तौर पर दर्शा रही थी कि यहाँ पर पहले घास हुआ करती थी। जहन के दरीचे, जहन के दरवाजे जब खुले तो मुझे अच्छी तरह से याद आया कि मैं तो एक बदनसीब हूँ, किस्मत का मारा हुआ हूँ। माँ बाप जब से गुजर गए हैं तो दूसरों ने ही मुझे जिंदगी की हर खुशी से महरूम कर दिया है। कायनात में अब कोई भी जगह नहीं रही मेरे लिए। यूं तो मुझे जिंदगी में बहुत से मिले, लेकिन सब ने जख्मों पर नमक ही छिड़का है। जख्मों पर मरहम लगाने वाला तो कोई भी ना मिला अब तक मुझे, कोई भी नहीं। सारी जिंदगी मेरे लिए तो एक जख्म ही थी। कौन नहीं चाहता अपनी जिंदगी में कि उसकी जिंदगी के भी कुछ सहारे हों, कोई अपने लोग हों जो उसे वक्त ब वक्त सहारा दे सकें। कौन नहीं चाहता कि उसके रिश्ते नाते हों, कौन नहीं चाहता कि उसके मिलने जुलने वाले लोग हों। लेकिन मेरे साथ तो इतनी बदनसीबी थी कि मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ तन्हाई थी। माशा की यादें भी वो सहारा नहीं दे पाती थी, लेकिन फिर भी उससे आसरा था। अगर ये भी ना होता तो ना जाने मेरी जिंदगी कैसी होती। एक भरे घर को छोड़ना पड़ा और न जाने कितने घंटों तक इस वीरान पहाड़ों में मैं घूमता रहा, भटकता रहा। घास का एक ही छोटा सा खित्ता भी जहाँ पर मैं अभी था ये ज्यादा वसी यानी ज्यादा बड़ा नहीं था। इसके बाद सारी की सारी खुश्क चट्टानें बिखरी हुई थी वहाँ पर,
और चट्टानों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था दूर से तो, जिनके दरमियान गारों के छोटे छोटे दहाने नजर आ रहे थे साफ तौर पर। भूख थी जो अब मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत से लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर आते हुए बहुत टाइम हो गया था और कब से कुछ भी नहीं खाया था मैंने। मेरी भूखी प्यासी निगाहें अब एतराफ़ का जायजा लेने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या इंतजाम होगा और कैसे मेरी भूख मिटेगी। यहाँ पर खाने के लिए कोई चीज़ मिल सकती है क्या, पीने के लिए कोई चीज़ मिल सकती है क्या, यही मेरे वहमो गुमान में था कि शायद ही यहाँ पर कुछ मिले। चारों तरफ अजीबोगरीब गुमनामी, अजीबोगरीब खामोशी फैली हुई थी। इसी खामोशी, इसी तन्हाई में मैं बहुत देर तक बैठा रहा। फिर मैंने सोचा कि ये जो घास है जिस पर मैं बैठा हुआ, ये कोई खाने की चीज़ तो है नहीं, और फिर यहाँ से उठेंगे तो ही कुछ हासिल होगा। इसलिए मैं अब यही निश्चय करके घास से उठा। जिंदगी भी क्या अजीब चीज़ है, जिस मरहले में दाखिल हो जाती है फिर एक ही चीज़ रह जाती है कि अपने रास्ते अब तुम खुद ही तलाश करो। वहाँ से उठा और अब मैं आगे बढ़ने लगा। ये घास वाला हिस्सा जल्द ही खत्म हो गया और अब फिर से सटील चट्टानें मेरे सामने आ चुकी थी। चट्टानें शुरू हो चुकी थी। पीले पीले फलों वाली जहरीली झाड़ियों से भी अब मुझे अपना सामना करना पड़ रहा था। उन झाड़ियों के दरमियान, जो फूल वाली झाड़ियां थी, उनके दरमियान जहरीले बिच्छू और सांप मुझे साफ तौर पर नजर आ रहे थे। मैं इन सब चीजों से बचता बचाता, अपनी जान बचाता हुआ आगे बढ़ चला। काफी दूर आ गया था। फिर मैं बहुत ज्यादा थक गया, क्योंकि लगातार मैं कई घंटों से चल रहा था। पहले उस खोलते हुए पानी में, फिर नर्म घास पर, और अब इन सटील चट्टानों पर, जिन पर मेरे पांव अच्छी तरह से कठोरता का सामना कर रहे थे। अब तो मैं बहुत थक चुका था। मेरा थकन और शदीद बहुत तेज भूख की वजह से बुरा हाल हो चुका था। फिर अचानक ही मुझे इन चट्टानों या दहारों की जो खाने थी वो नजर आने लगे। मैंने सोचा कि क्यों ना किसी गार में दाखिल होकर इस खतरनाक धूप की तपिश से अब बचा जाए, क्योंकि धूप तो बहुत जानलेवा थी। ऐसी धूप जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं महसूस की थी। खाने पीने का तो खैर मैं हिम्मत हार चुका था। मैंने सोचा खाने पीने का तो यहाँ पर अब कुछ भी बंदोबस्त नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम गार के अंदर चला गया तो इस खौलनाक धूप से तो बच जाऊंगा। कम से कम मुझे छांव तो मिलेगी आराम से बैठने के लिए और कुछ सोचने के लिए। यही सोचकर अब मैं उन गारों का जायजा लेने लगा। मैं गार ढूंढने लगा कि जो मुझे अपने साये में छुपा ले और इस हौलनाक धूप से बचा ले। फिर एक बुलंद चट्टान दिखी और उस बुलंद चट्टान के दहाने में एक दरवाजा टाइप नजर आया। जैसे ही मैंने जगह देखी कि इस गार में जगह है, तो अपने आप ही मेरे कदम उस गार की जानिब अब बढ़ने लगे थे। दहाने की लंबाई 7 फुट थी और उसका कुतर कुछ 5 फीट के करीब होगा। काला धब्बा नजर आने लगा, लेकिन जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो ऐसी ठंडक का एहसास होने लगा, ऐसा ठंडा फील होने लगा जैसे जिंदगी में अब नई जान पड़ गई हो। क्योंकि पहले वो खौलनाक पानी, फिर गर्म चट्टानें, बीच में ही थोड़ी देर के लिए घास आई थी, उसके बाद अचानक से इतना ठंडा माहौल मिल जाना किसी इंसान के लिए सुकून से बढ़कर था। बाहर से ये जो गार था जितना तारीक, जितना अंधेरे वाला नजर आ रहा था, अंदर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गार में उसकी बुलंदियों पर कई सुराग भी मौजूद थे जिनसे रोशनी अंदर आ रही थी। तभी अचानक अजीब सी खुशबू ने मेरे कदम अपने आप ही रोक लिए। बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे कि भुना हुआ गोश्त कहीं करीब में ही रखा हुआ हो। भुने हुए गोश्त की सौंधी सौंधी खुशबू अब मेरी नाक से टकरा चुकी थी। मैंने पहले तो चारों तरफ जायजा लिया, फिर एक तरफ देखकर मेरे हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि मैं हैरान रह गया था। जमीन पर एक चटाई बिछी हुई थी और चटाई पर एक बड़ा सा बर्तन रखा था जिसमें भुना हुआ गोश्त रखा हुआ था, और उसके करीब ही पानी का और जग और एक गिलास साफ तौर पर मौजूद दिखाई दे रहा था। एक लम्हे के लिए तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर अज़बात ने एक लम्हे के लिए मुझे आवाज दी। यही समझ में आने लगा कि गोश्त सामने रखा है और मैं पता नहीं कितनी देर से भूखा हूँ। ये कैसी बात है? ये गोश्त आखिर किसका है और कौन यहाँ पर रख कर गया है? ये सब सोचना अब मेरे लिए बात की बात थी, क्योंकि भूख की शिद्दत और थकान इतनी ज्यादा थी कि ऐसे में ये गोश्त दिखना और इसकी खुशबू नाक से टकरा जाना ये बहुत मुश्किल था। ये भूख और प्यास मेरी जिंदगी छीन ले, इससे पहले मुझे ये खाना पीना ही होगा। मैं जल्दी से उस गोश्त के पास जाकर बैठ गया। मेरे हाथ अभी आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई किसी को मुखातिब करता हो। बेइख्तियार मेरे हाथ उठे ही थे, तभी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। शाजिर ये भी नहीं सोचा कि हराम है कि हलाल है, ये गलाजत का गोश्त है, और तू ये भूल रहा है कि तू गजराज के बनाए हुए जहन्नुम में मौजूद है। अभी इस जहन्नम में क्या तुझे कोई बेहतर चीज मिलेगी? कोई अच्छी चीज मिल सकती है तुझे यहाँ? मैंने इधर उधर देखा और एक लम्हे के लिए अकब ने जहन का साथ दे दिया। मेरी निगाहें अब चारों तरफ भटकने लगी। गार के अंदर तो कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन ये आवाजें जिन्होंने मुझे खाने से रोका था, ये मुझे कुछ पहचानी सी लग रही थी। न सोचने का मौका मिला। दिल ने मुझे ये सलाह दी कि ये तो मेरे दिमाग का वहम भी हो सकता है, इतना थका हुआ हूँ और भूखा अलग हूँ, इसलिए दिमाग का वहम भी हो सकता है। और वैसे भी इतनी भूख के बाद भला
हराम और हलाल की क्या गुंजाइश बचती है। लेकिन फिर वही आवाज उभरी और कहने लगा, जिंदगी की इंतहा ही तो मौत है। भूख से भी मौत आ सकती है और खाने से भी मौत आ सकती है। मैंने गर्दन हिलाई और अपनी जगह से अब उठ खड़ा हुआ। ये गोश्त वाकई हराम है तो मुझे ये बात भी कबूल है, तो बेहतर है कि इस गलाजत को खाने के बजाय मैं मर ही जाऊं। मेरे हलक से दहाड़ निकली और मैंने कहा, गजराज उर्फ गज्जू तेली, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। मैं मौत को अपना लूंगा लेकिन तेरी बर्तरी कभी कबूल नहीं करूंगा। जहन पर मेरे एक अजीब सी दीवानगी तारी हो चुकी थी। मैं उसे बुरा भला कहता हुआ उस गार से बाहर निकल आया। अब क्या होगा कि शाजिल इसी तरह भूखा प्यासा इन जंगलों में, वीरानों में और तपती हुई चट्टानों में फिरता रहेगा, या फिर यहाँ पर कोई उसकी मदद को आएगा? क्या ये सच में गजराज की बनाई हुई नर्क है, या फिर उसने शाजिल के दिमाग पर ऐसा जादू कर दिया है कि शाजिल को ये सब महसूस हो रहा है? अब कैसे, क्या होगा और किस मोड़ पर जाएगी कहानी, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।